अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के यूएई के दौरे के हवाले से। वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, और वहां पर जो समिट होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसमें शिरकत के लिए वो वहां पर तशरीफ़ ले गए हैं। इस साल का जो थीम है वो मईशत और गुड गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का किरदार कितना अहम है, इस पर बेस कर रहा है। इसमें तमाम बहुत बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के साथ साथ जो आईटी के बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके सरबराहान, उनके सीईओज़ भी इसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, चूँकि हम सब ये जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम जो है वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, आईटी के हवाले से कितनी संजीदा है, और वो इस पर काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर जाना, वहाँ शिरकत करना, ये कितना अहम हमारे लिए हो सकता है। और फिर अब पाकिस्तान के तनाजुर में ऑब्वियसली हम इस पर बात करेंगे, और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और सरमायाकारी के जो मौके वहाँ पर हमें यकीनन मिलने जा रहे हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। फिर क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिस पर वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। इस पर भी जो हमारा मौक़िफ़ है बड़ा अहम रहा है, नुमाया रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर वो इस हवाले से जब बात करते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि हमारे साथ जो दूसरे ममालिक हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक, उनकी भी वो नुमाइंदगी करते हैं, उनकी भी आवाज़ बनकर उभरते हैं। इससे हम क्या हासिल करने जा रहे हैं इस समिट से, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, मैं उनको इंट्रोडक्शन आपसे करा दें। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियोज़ में शनीला अमार साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। शनीला, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, सबसे पहले तो इस समिट की अहमियत के हवाले से, इसके सिग्निफिकेंस के हवाले से हमें बताइएगा कि पाकिस्तान के तनाजुर में जब हम बात करते हैं तो हम क्या हासिल कर पाएंगे, क्या गेन करने जा रहे हैं हम इस समिट से, हमारे लिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? जी नाहिद, देखिए बात ये है कि मुश्किल फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत के शोबे में जो नुमायाँ इक़दामात किए हैं और मईशत की बहाली के लिए जो अहम फ़ैसले किए हैं, उस शोबे की कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी के शोबे की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ हो रही हैं और सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान सफारतकारी के शोबे में बहुत तेज़ी के साथ एक ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा है। इसमें खा प्रेसिडेंट साहब का मामला हो या प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि हम कोई भी ऐसी शोबा जो सफारतकारी के हवाले से है वो हम उसका मौका जो है हाथ से गंवाने नहीं देते। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहुँचे हैं यूएई के दौरे पर, जो शेख राशिद अल मखतूम की जानिब से हुआ है, और यहाँ ये समिट हो रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। इसकी अहमियत यह है कि इसमें दुनिया भर के जो माहिरीन हैं, ख़ास तौर पर आईटी के माहिरीन, और जो ख़ास तौर ये देखिए कि दुनिया जो है वो इस वक्त आईटी के उस शोबे में जा रही है जो एआई के ज़रिए दुनिया के लोगों को सहूलतें फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में आईटी एक ना सिर्फ ये कि उभरता हुआ शोबा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि इसमें तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है। कि अभी रिसेंटली एक साल के दौरान आईटी की जो बरामदात हैं वो अब 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच रही हैं, जो हम समझते हैं एक बड़ी हौसला अफजा बात है। और आइंदा 10 सालों में इसको हम मोर देन 13 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाह रही हैं। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, पाकिस्तान में एक पेपरलेस सोसाइटी बनाने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम वजारतों को ये हदायत जारी की हैं कि वो पेपरलेस जो है वो ऑफिस की तरफ जाएं, और ये रवायती जो है वो फाइल केसेस उससे बाहर निकला जाए। तो अब ये जो समिट हो रही है, इसमें पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा कि पाकिस्तान दुनिया भर के जो आईटी के माहिरीन हैं, ना सिर्फ ये कि उनके तजर्बात से इस्तेफादा कर सकेगा, बल्कि इसमें प्राइम मिनिस्टर अपना एक विज़न पेश करने जा रहे हैं कि हमने किस तरह से मईशत के शोबे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। खारजी और दाखिली वसाइल के बावजूद हमने मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम तजवीज़ किए, हमने उस सफ़र को किस तरह से तेज़ी के साथ किया है
کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ غیر روایتی طریقے اپنائے بلکہ پاکستان میں جو غیر قانونی اقدامات تھے معیشت کی ترقی کے حوالے سے، خواہ وہ سمگلنگ کے معاملے میں ہو یا غیر قانونی تارکین وطن کی انخلاء کا معاملہ ہو یا یہاں بجلی اور گیس چوری کو روکنے کے انسداد کا معاملہ ہو، یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو معیشت کی بحالی کے سلسلے میں تھے۔ اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ برآمدات پر توجہ دی گئی، اور اب یہ ہے کہ 16 بلین سے اب 30 بلین کی برآمدات کی طرف جا رہے ہیں، جو یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک جہت ہے۔ اور اڑان پاکستان جو پروگرام دیا گیا ہے، اگلے 5 سال کا جو ترقیاتی منصوبہ دیا گیا ہے، وہ یقیناً پاکستان کو نئی جہتوں کی طرف لے جا رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ یقیناً ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ یہی وہ تجربات ہیں جو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے وہ ملک جو 1 سال پہلے ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا تھا، آج جو ہے نہ صرف یہ کہ مشکل فیصلوں کے ذریعے ہم اس کا اپنی معیشت کو سنبھال لیا ہے، ہم نے معیشت کو نہ صرف سنبھال لیا ہے بلکہ ہم اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم اپنے عوام کو ریلیف بھی دے رہے ہیں، مشکل فیصلوں کے ثمرات جو ہیں وہ بھی دے سکیں دینے کے قابل ہو چکے۔ اب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ اچھا صافی صاحب، ایک تو یہ جو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کا اس میں شامل ہونا، اور وزیر اعظم صاحب وہاں خطاب کریں گے، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ پھر اگر ہم بہت سارے اس کے نکات ہیں، اگر چیدہ نکات پر بات کر لیں، ڈیجیٹل گورننس اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب بہت فوکسڈ ہیں، وہ اپنی ٹیم کو لے کر جس طرح سے چل رہے ہیں، سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم کتنا اہم ہو سکتا ہے اس قسم کے لرننگ کے لیے؟ بہت شکریہ ناہید، انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ اس سمٹ میں ایشیا اور مغربی ممالک کے کئی سربراہان مملکت کے علاوہ بہت بڑی جو آئی ٹی اور ٹیک کی کمپنیاں ہیں ان کے رہنما شریک ہوں گے، ان کی سی اوز شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لرننگ اور اپنا ایکسپیرینس شیئرنگ پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یو اے ای ہمارا قریبی دوست ملک ہے، اور پاکستانی وزیر اعظم کو دبئی کے حکمرانوں نے خصوصی دعوت پہ اس 2 روزہ کانفرنس کے لیے بلایا ہے۔ تو آپ نے درست کہا، اور حافظ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ موجودہ حکومت گورننس میں جدت لانے اور ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بہت سنجیدہ ہے، اور واقعی یہ فی الوقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مصنوعی ذہانت کا دور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جس طرح حالیہ دنوں میں چین نے ڈیپ سیک ٹیکنالوجی اے آئی میں متعارف کر کے پوری دنیا کو ورطہ خیرت میں ڈال دیا ہے، تو پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کے بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم مشرقی تجربات کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں، اور مغرب سے بھی ہمارے راہ و رسم ہے۔ دبئی ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے پاکستان کے لیے، متحدہ عرب امارات، جس میں پاکستان کی اوورسیز کی ایک بہت بڑی تعداد برسر روزگار ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ہماری 60% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ تو اس قسم کے سمٹس میں اگر ہمارے حکمران جائیں گے مسلسل اور وہاں سے تجربات حاصل کریں گے، تو یقینی طور پر جب ادارہ جاتی طور پر یہی تجربات ہمارے نوجوان نسل کو منتقل ہوں گے، تو ہم ترقی کے ایک نئے دائرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ویسی بھی اس سمٹ کا اس دفعہ جو تھیم ہے وہ پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے مستقبل کی منصوبہ بندی سے بہت زیادہ مشابہت اور مطابقت رکھتا ہے۔ ایک تو اس میں اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑے بحث و مباحثوں کا اہتمام ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ اور ترقی یافتہ ممالک کس طرح اے آئی اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گورننس کو مزید بہتر کر سکتے اور عوامی فوائد کو مزید اجاگر کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سمٹ میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان جیسے کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک کی کس طرح مدد کی جائے، کس طرح ٹیکنالوجی کی بروئے کار لایا جائے، کس طرح ان کی مالی مدد کی جائے، کس طرح ان ممالک کی تکنیکی معاونت کی جائے۔ تو یہ تمام موضوعات وزیر اعظم صاحب کی دلچسپی اور ان کے ایکسپرٹیز کے عین مطابق ہے۔ ہماری یہی توقع ہے کہ فین ٹیک ہو، یعنی فائنانشل ٹیکنالوجی اگر ہو، یا اگر اس کے ساتھ ساتھ اے آئی ٹیکنالوجی ہو، یا اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا کے تجربات اور مشاہدات جو بھی ہو،
تو ہمیں یقین اور بھروسہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں سے بہت کچھ ٹیک اوے کر کے پاکستان آئیں گے اور مستقبل میں ہم ان تجربات کو یہاں کے عوامل پر اور یہاں کے مسائل پر اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ایسے سمٹس ہوتی ہیں، ایسی کانفرنسز میں سائیڈ لائن میٹنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی اپنی رائے دیجیے گا. پھر پاکستان کی معیشت اور یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آنا، یہ ہمارا ایک بہت بڑا گول ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ انویسٹرز کو راغب کیا جائے، ان کو پاکستان لایا جائے. اس قسم کے مواقع کی کتنی توقع ہے آپ کو؟ ناہید غیر معمولی، یعنی جب آپ کے وہاں سربراہان حکومت و مملکت بھی ہوں گے، پھر بہت بڑے بڑے جو تجارتی ادارے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے، ان کے سربراہان بھی ہوں گے جی. اور جو ان کے اہم لوگ ہوں گے وہ بھی ایگزیکٹوز وہ بھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ جو روابط ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کا بھی راستہ کھولتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا بھی راستہ کھولتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کا بھی راستہ کھولتے ہیں. اچھا، میں یہ ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ جو کانفرنس ہے جس میں وزیر اعظم گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز صافی صاحب اور حافظ صاحب نے تفصیل سے بتا دی، لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی اس سے جو فائدہ ہوگا میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. مثلاً ہمارا ایک تو یہ کہ وزیر اعظم اس میں کیوں گئے، دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت مسلسل ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن ریاست کو، اور ریاست کو جیم کر دینا چاہتی ہے. حکومت ایک تو اس سے نمٹ رہی ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا چیلنج ہے، وہ بہت بڑا، یعنی وہ آگے دہائیوں اور صدیوں پر آپ کو جا پڑے گا. مثال کے طور پر جیسے انٹرنیٹ آ رہا تھا اور اس کے ساتھ آئی ٹی کی ٹیکنالوجی مختلف آ رہی تھیں، تو اس وقت پاکستان تیار نہیں تھا. اس وقت یہاں تو کوئی یا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا یا کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کو آگے 4 قدم آگے یا 4 سال آگے کا اس کو شعور نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بارے میں ہم تیاری نہیں کر سکے. آج جو ہے یہ جو سوشل میڈیم ہے، یہ ہمارے سامنے ایک دہشت گردی کا ایک پلر بن کے کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے کہ تیاری نہیں تھی. تو یہ جو ہے، یہ کانفرنس دراصل اس سے تعلق رکھتی ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہے ایجادات ہوتی تھی دہائیوں میں بلکہ صدیوں میں. اگر ٹیلی فون ایجاد ہوا تو آج بھی ہمیں نام یاد ہے کہ گرام بیل نے ایجاد کیا تھا. اگر ریڈیو ایجاد ہوا تو آج بھی ہمیں یاد ہے کہ مارکونی نے ایجاد کیا تھا، اور بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو گولی بھی مارتے تھے صاحب. تو آج تک ہمیں یاد ہے. لیکن اب گھنٹوں کی رفتار سے ایجادات ہو رہی ہیں، اور یہ جو گھنٹوں کی رفتار سے ایجادات ہیں اس میں لوگ غیر اہم ہو گئے ہیں، ایجادات اہم ہو گئی ہیں، اور وہ چیز اس کا رزلٹ اہم ہو گیا ہے کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے. جیسے آپ سے انٹرنیٹ کی میں نے اور اس کے سوشل میڈیا کی مثال دی، اسی طرح سے آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں، اسی طرح سے آپ کے زراعت کے سیکٹر میں، اسی طرح سے گورننس کے سیکٹر میں، اسی طرح سے ماحولیات کے سیکٹر میں، یہ بالکل انقلابی تبدیلیاں نہیں، جیسے زمین پلٹ کے اوپر ہو جائے گی، اس طرح کی سچویشن ہے. اور اس میں بہت سارے ایسے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں ہوا آپ کو سوشل میڈیا کے تعلق سے. بالکل اسی طرح سے بہت سارے گروپ بن جاتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ریاست کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. لیکن اگر ریاست جاگ رہی ہو اور اس کی تیاری کر رہی ہو تو پھر ایسے لوگ یہ تبدیلیاں اور یہ ایجادات اور یہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ترقی کا زینہ بن جاتی ہے. دوسری صورت میں تباہی کا زینہ بن جاتی ہے. آپ گھبراتے نہیں ہیں، بالکل آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کر کے اپنے مفاد میں اپنی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. تو وزیر اعظم اس ویژن کے ساتھ اس میں گئے ہیں کہ ہم نے ایجادات سے گھبرائے بغیر ان کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا ہے، اور ان کی نیگیٹو استعمال جو ہے اس کے راستے روک دینا ہے. ٹھیک ہے شنیلا، میں آپ کی طرف آؤں گی. کلائمیٹ چینج کی بھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آبویسلی بڑا ایک اسٹرانگ اور بڑا اہم موقف ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، جس طرح سے ہمیشہ سے ان کا رہا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کتنا اہم ہوگا ہمارا موقف؟ اور اس کانفرنس میں اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس تناظر میں کیا اچیو کر پائیں گے ہم؟ ناہید، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا اس وقت افیکٹو بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں
कि जो विंटर यहाँ पे आ चुका है और अभी तक विंटर्स की यहाँ पे कोई बारिशें वगैरह नहीं हो रही, जिसकी वजह से लगता ये है कि पाकिस्तान में आगे जाके ज़राअत के अंदर बड़ी कमी वाक़या हो सकती है। तो क्लाइमेट जो है वो हमारा जो ये हुकूमत है उसका सबसे बड़ा फोकस रहा है। जब से यह हुकूमत आई है, जहाँ जहाँ पे भी जो समिट ऐसा हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म मिला है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। वहाँ पे जाके पाकिस्तान का केस पेश किया है और दुनिया को बताया है कि जी जो आपकी तरक्की है, जो आप क्लाइमेट की तब्दीलियां आपके मुल्कों में आ रही है, उसका सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है। जबकि ये जो दुनिया में तब्दीलियां हैं क्लाइमेट की वजह से, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब में जब क्लाइमेट का जो समिट हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी जाके पाकिस्तान का जो केस था उन्होंने पेश किया। तो अच्छी बात है। एक तो वहाँ पे आईटी से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। पाकिस्तान इस वक्त आईटी में भी बहुत तरक्की कर रहा है। डिजिटल इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान की आई है। तो ये वो समिट है जिसके ज़रिए जाके हम वो कंपनियां या वो इदारे जो आईटी के लिए काम कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम रागिब कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बन चुका है वो सरमायाकार के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत बेहतर है। देखिए ये जो हुकूमत थी, इसके सामने बड़ा मुश्किल टास्क था इकोनॉमी को बेहतर करना, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंची हुई थी। और आज आप ये देख लें कि वो एक जो पार्टी बैठ के कह रही थी कि हमने अपने ओवरसीज को कह दिया कि आप रेमिटेंस का बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान के अंदर तहसीलें मत भेजें, लेकिन उसमें इजाफा हो रहा है। जनवरी के अंदर पिछले साल की निस्बत 20% ज्यादा तरसीलातें ज़र आई हैं। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान पे एतबार कर रहे हैं, जो हमारे सरमायाकार है वो भी पाकिस्तान पे एतबार करें, क्योंकि हमारी बरामदात बढ़ रही है, हमारी आईटी के अंदर बढ़ रहा है। तो जो माहौलियात है वो तो हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मसला बन चुका है। क्योंकि ना जब पिछले 2022 में जो सैलाब आया था उसमें $30 बिलियन का जो हमें नुकसान हुआ था, वो अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो चुकी हुई है। अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेहतर कर रहे हैं और अभी तक उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी देखें गवर्नेंस का मॉडल तो यही होता है ना कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमी कैसे जा रही है, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर आना चाह रहा है कि नहीं आ रहा, आपके मुल्क के अंदर दूसरे मुमालिक के सरबराहान आ रहे कि नहीं आ रहे। अभी आप देखें कि ईसीओ की कामयाब यहाँ पे हमने सबमिट करवाया है, हमारे सदर जो है वो चाइना से जाके मिल के आए, वहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट उन्होंने उनके साथ साइन किए। अब तुर्क के सदर जो पाकिस्तान आने लगे हैं, तो यही वो चीज़ें हैं जो जाके वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे पेश करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त आपके लिए एक बहुत मंडी ऐसी बन चुका है जहां पे जाके आप अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं और आपको यहां से बहुत फायदा हासिल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। ये तमाम तर चीज़ें बताना लोगों को कि कितनी कैपेसिटी है और किन किन सेक्टर्स में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। पोटेंशियल कहाँ कहाँ है उसको शोकेस करना, ये बड़ी अहम होती हैं सारी चीज़ें। इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से सिफारतकारी के महाज पर भी बहुत एक्टिव हैं, जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी वो जिस तरह से डील कर रहे हैं, यकीनन वो बहुत अहम है। लेकिन उनके साथ साथ एक और शख्सियत ऐसी है, पाकिस्तानी सदर, अगर उनके बारे में ना बात की जाए तो मेरा ख्याल है वो गलत होगा। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी उसी तरह से सिफारतकारी के महाज पर एक्टिव हैं और अपनी अलालत के बावजूद उन्होंने जो उनका चाइना का विज़िट था, 5 रोज़ा उनका तारीख़ी दौरा उन्होंने वो मुकम्मल किया और बड़ा अहम ये दौरा रहा। बड़ी अहम मुलाकातें रहीं। प्रेसिडेंट के जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनसे उनकी मुलाकात हुई और ओवरऑल ये दौरा कितना अहम था। और इसके अलावा वो पुर्तगाल गए। पुर्तगाल एक वो भी उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था जिस तरह से वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए। लेकिन रास्ते में जो उनका जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात यकीनन अपनी जगह बड़ी अहम है कि तुर्की के एयरपोर्ट पर जैसे कुछ देर के लिए उन्होंने वहाँ पर स्टे किया और वहाँ पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई। ये भी बहुत अहम मुलाकात है। इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और चाइना का जो उनका विज़िट था वो कितना इंपॉर्टेंट था, सफारतकारी के महाज पर वो कितने एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं
आपकी तरफ आऊँगी हाफिज़ साहब। सर, ये एक तो ओवरऑल चाइना की जब हम विज़िट की बात करते हैं, यकीनन 5 रोज़ा जो उनका दौरा है वो बहुत अहम था। फिर जिस तरह से उनको वहाँ पर वेलकम किया गया, वो भी तारीख़ी लम्हात थे, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौका था। और जो सी पैक की दुश्मन क़ुव्वतें हैं या पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो एक्टिव हो जाती हैं जो दुश्मन क़ुव्वतें, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, उनके लिए शिकस्त थी। मौजूदा अहद सदारत में यकीनन प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का ये पहला दौरा चीन था। सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में ये कहा जाता है कि चीन के सबसे ज़्यादा दौरे उन्हीं के अहद सदारत में हुए थे। गुज़िश्ता अहद सदारत में प्रेसिडेंट ज़रदारी ने चीन के 11 दौरे किए थे और इस मरतबा वो पहले ही चीन जाना चाहते थे, लेकिन 3 माह कबल जब उनको वो अलील हुए उसकी वजह से नहीं जा सके थे। अब ये चीन का दौरा हुआ है जिसमें उनका ना सिर्फ ये कि नहायत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, बल्कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से और प्राइम मिनिस्टर ली कीयांग से उनकी मुलाकातें हुई हैं। चीन की क़यादत के साथ ना सिर्फ ये कि दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई है, बल्कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कुछ नए मुआहदे भी तय पाए हैं। और इसके अलावा इस दौरे के ज़रिए ना सिर्फ ये कि सी पैक 2 को एक तेज़ रफ्तार जहद मिलेगी, बल्कि इसके ज़रिए हम बहुत से अहम इक़दामात, वो मंसूबे जो पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहमियत के हामिल हैं, उनमें तेज़ रफ्तार इक़दामात में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। ठीक है। देखिए, एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी जो है एक ऐसे वक्त पे चीन गए हैं जब पाकिस्तान और चीन जो है अपने सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रही हैं। दूसरा दौरा ये इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि प्रेसिडेंट एक ऐसे वक्त में चीन गए हैं जबकि चीन जो है, चीन अपने सरमाई एशिया के सरमाई खेलों में मसरूफ़ था और हार्बन भी गए हैं जहां उनके आलमी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। यहाँ उनकी जो मुलाकातें हुई हैं चीनी क़यादत के साथ, उसमें उनका जो डेलीगेशन था उसमें वज़ीर दाखिला भी शामिल थे, वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे, नायब वज़ीर आज़म, और उसमें जिन मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुआहदे हैं, मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुआहदे हैं, ज़रई शोबे की तरक्की से, इसमें चूँकि वज़ीर आला सिंध भी शामिल थे, गैस की सिंध में स्पेसिफ़िकेशन का एक मामला चल रहा है, उस बारे में भी चीन से बातचीत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में यौमिया 5000 टन इजाफे का एक मामला है, उस पर भी बात हुई है। सिंध में यूरिया की पैदावार में इजाफे का एक मामला जो ज़ेर बहस आया, लेकिन उस पर भी मामला तय पा गए हैं। ये वो तमाम शोबे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी तरक्की के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। ठीक है। इसके अलावा चीन का जो एक चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम मामला जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल का है, क्योंकि चीनी अहलकारों की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान को बहुत मुकद्दम है और चीन की क़यादत जो है वो इस मामले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी रही है। अब इस मामले में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की बातचीत हुई है चीनी हम मनसब से, और ये तय पाया है कि पाकिस्तान और चीन ना सिर्फ ये कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दामात करेंगे, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए वो मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए उन क़ुव्वतों का मुकाबला करेंगे जो पाकिस्तान और चीन के मसाइल जो हैं पैदा करना चाहती है, दाखिली मसाइल, और इनमें इन दोनों के दरमियान जो है दहशत गर्दी के ज़रिए इनके ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। साफ़ी साहब, बड़ा अहम दौरा रहा, 5 रोज़ का दौरा किया। सिफारतकारी की अगर बात करें तो वो हमें इसमें बहुत एक्टिव नज़र आए हैं। वो दौरा मुकम्मल करने के बाद पुर्तगाल तशरीफ़ लगे, प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में उनकी शिरकत थी वहाँ पर। फिर मीन वाइल ही उन्होंने टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की, तुर्किया के सदर से। वो बड़ी अहम ये मुलाकात है, उनका भी 1-2 रोज़ में पाकिस्तान का वो विज़िट भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आप कितने संजीदा हैं पाकिस्तान की सिफारतकारी को लेकर? इस पर भी मैं चाहूँगी बात कीजिएगा। और ओवरऑल जो चाइना के विज़िट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से हम क्या गेन कर पाएँ? शुक्रिया नाहिद। देखिए, सबसे पहले चीन की बात कर लेते हैं। एक तो देखिए, ये 2025 का साल पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के लिए अहमियत का इसलिए हामिल है कि सदर शी जिनपिंग के जो
विजन है 2021 से 2025 में उन्होंने 14वें इनका जो मरहला है, उनके जो मुख्तलिफ विजन्स है, उसका इख्तिताम 2025 में होना है। पाकिस्तानी सदर एक ऐसे मौके पे चीन तशरीफ़ लेके गए थे जब चीन का नया साल शुरू हो रहा था और चीन जो है अपने अहदाफ का अहया कर रहा था, इयादा कर रहा था, और उसमें पाकिस्तान की ख़ास अहमियत है। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि 2025 में सदर शी जिनपिंग के जो 3 बड़े अहदाफ है, उसमें एक तो ये है कि अपने 14वें 5 साला मंसूबे की तकमील वो हर लिहाज से चाहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी में जदीद AI टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करना, और जो ना सिर्फ चीनी अवाम बल्कि दुनिया भर के अवाम के मेयार ज़िंदगी को ऊपर करना है। इसके अलावा जो सदर शी जिनपिंग का इस साल के लिए एक बहुत बड़ा हदफ है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC के फ़ेज़ 2 के हवाले से उसकी तकमील और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करना है। खुसूसी तौर पर हम जानते हैं कि इस दफ़ा इस दौरे में जो CPEC फ़ेज़ 2 के मुख्तलिफ राहदारियों पे बात हुई, जिसमें इंसानी ज़िंदगी को मेयार बेहतर करने की राहदारी है, जिसमें सब्ज़ कॉरिडोर है, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो है, और इसके अलावा जो इकनॉमिक जोन्स के हवाले से जो तफसीलात है, 5-6 बड़े नुकात है। वो चीनी क़यादत की भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और पाकिस्तानी क़यादत भी चाहती है कि उसमें पेश रफ्त हो। और इसके साथ साथ चीन का जो है वो अपनी सफारती सतह पे अपने दोस्त ममालिक को मज़ीद नज़दीक लाना है और अपना जो सफारती दायरा कार है उसको मज़ीद मौसर और वसी करना है। तो ये 3 बड़े अहदाफ चीनी सदर के भी है और पाकिस्तान के लिए एक नादर मौका है कि चीनी सदर के इन 3 बड़े नुकात से पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि चीनी सदर ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान हर मौसम का चीन का दोस्त है और पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई जहतों पर लेकर चला जाएगा। और इंसानी सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से जो पाकिस्तान ने चीन को यकीन दहानी करवाई है, चीन उस पर अमल दरामद के लिए भी संजीदा है। और इसका पहले मरहले में पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस पे और शराकतदारी की बुनियाद पर दहशतगर्दी से निमटने के लिए कई इक़दामात पे आमादा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दौरा दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का है। मैं मुख्तसरन ये बात कहता चलूँ कि तुर्क सदर अनकरीब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे, तो रस्ते में पुर्तगाल जाते हुए प्रिंस करीम आगा ख़ान की जो आखिरी रसूमात में सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब शिरकत के लिए जब जा रहे थे, तो उनकी मुख्तसर मुलाकात आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात को मज़ीद वस देने में मुआवन साबित होगा। ठीक है। अच्छा शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से शनीला को इस वक्त पहले गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि चाइना का विज़िट नो डाउट इन इट के बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब CPEC की हम बात कर रहे हैं, फिर ओवरऑल जो हम दोनों ममालिक इक़्तिसादी ताउन की बात कर रहे हैं, तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस विज़िट से कि जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं वो ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आ रहे हैं। CPEC 2 के उसमें तेज़ी आएगी, फिर इक़्तिसादी ताउन बढ़ेगा, फिर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बहुत अहम है, उसमें ताउन बहुत ज़रूरी था, उसमें भी डेवलपमेंट नज़र आई है हमें इस विज़िट में। नहीं, देखें, प्रेसिडेंट जरदारी जो है पाकिस्तान के बड़े एक सीनियर सियासतदान है और हमेशा वो मुफाहमत को लेके और सफारती ताल्लुकात को लेके बड़े संजीदा होते हैं। उन्हीं की ज़रा साया हमने देखा था जब PDM 1 की गवर्नमेंट थी, तो जो बिलावल भुट्टो थे वो पाकिस्तान के वजीर हारजा थे, तो उन्होंने सफारती महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की थी। देखिए, चाइना पाकिस्तान का वो दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आता रहा है। हमें मईशत में जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी या पाकिस्तान जब डिफ़ॉल्ट के करीब था PDM 1 की गवर्नमेंट के करीब, तो उस वक्त चाइना ही था जो आगे बढ़ा था और पाकिस्तान को उसने मदद की थी। IMF का जो में इस वक्त एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ है उसमें भी चाइना ने बहुत अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान की मदद करके कि हम वो एग्रीमेंट हासिल कर सके, और आज पाकिस्तान की जो मैशत है वो स्टेबल हो चुकी हुई है। चाइना देखें एक इस वक्त टेक्नोलॉजी में, ज़राअत के अंदर, तजारत के अंदर, हर जगह पे हर महाज के ऊपर छाया हुआ है। उनका जो CPEC
का पाकिस्तान के साथ जो 65 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी पीटीआई के दौर के अंदर, उसके अंदर जो ब्रेक आ गया था, अब दोबारा से उसका जो है इयादा किया जा रहा है ताकि उसको जो काम रुक गए थे उनको चलाया जाए। ग्वादर पोर्ट जो है वो अब एक्टिव हो चुकी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बनाए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक जोन जिन पे काम रुक गया था उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो कनेक्टिविटी है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी चाइना के इस विजिट के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं कनेक्टिविटी पे, कि हम रीजन के जो ममालिक है उनके अंदर एक कनेक्टिविटी कायम हो जाए ताकि एक दूसरे के साथ तजारत की जाए, जिसकी वजह से ये होगा कि आपका बहुत कसीर ज़र मुबादला जो वो बच सकेगा और आपके मुल्क के अंदर महंगाई में भी कमी आएगी और आपकी मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी। फिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये विजन था कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना में भेजे जाएंगे, वो जहाँ पे जाकर ज़राअत की तालीम हासिल करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आके वहाँ से जो जदीद तालीम सीख के आएंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे ज़राअत में बहुत बेहतरी आएगी। जैसे अब हमें पानी की कमी जो है दरपेश है तो ड्रिप इरिगेशन के जो टेक्नोलॉजी वो सीख के आएंगे तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो वहाँ से बीज हम और खाद जो आती है जिसमें कम जो तादाद से भी आप बड़ी ज़राअत जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम ज़मीन के ऊपर भी आप ज़्यादा जो है ज़राअत का करवा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो जब लेके आएंगे वो पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। तो सदर जरदारी जो चाइना गए हैं वहाँ पे सेहत में, ज़राअत में, तालीम के अंदर जो वहाँ पे एग्रीमेंट हुए हैं वो आने वाले दिनों में उसमें पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। और फिर देखिए उनका फोकस बलोचिस्तान सबसे ज्यादा था और बलोचिस्तान जाने से पहले उन्हें बलोचिस्तान के जो रहनुमा थे उनको मिले थे, उनके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बलोचिस्तान में ला के बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त बलोचिस्तान के जो हालात हैं और जो दुनिया वहां पे जो पाकिस्तान के दुश्मन है जो नहीं चाहते बलोचिस्तान के अंदर अमन कायम हो, तो सदर जरदारी उस विजन के साथ वहां पे गए कि एक तो चाइना को जो वहां पे सिक्योरिटी के मिसाइल पे दरपेश है उन चैलेंजेस का भी मुकाबला चाइना के साथ हमने मिलकर करना है। दूसरा वहां पे चाइना के साथ मिलकर सरमायाकारी करनी है, वहां पे मजीद प्रोजेक्ट्स लेके आने ताकि उसका फायदा बलोचिस्तान के अवाम को पहुंचे। और जो हमारे दुश्मन चाहते हैं कि बलोचिस्तान तरक्की ना करे, बलोचिस्तान में हमेशा शरपसंदी रहे, फसाद रहे, वो सब कुछ वहां बिल्कुल हाँ बलोचिस्तान तरक्की करेगा तो ठीक है, उनको काउंटर किया जा सकता है जिसके तहत वो चाइना के आने जाने में उसका बड़ा फायदा पहुंचे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ओवरऑल तीनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, अब इसका क्रक्स मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें अपने अल्फाज में कहिएगा आपके लिए कितना अहम रहा एक तो चाइना का यह विज़िट, फिर पुर्तगाल तशरीफ़ ले गए हैं, फिर तुर्किया के सदर से मुलाकात हुई है सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। अभी जो साफ़ी साहब बात कर रहे थे ना, तो उनकी बात यहाँ ख़त्म हो गई कि नई जहत स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में लाई जाएगी। ये चीन के सदर ने भी कहा और हमारे सदर ने भी उससे इत्तेफाक किया। ये नई जहत है क्या? ये नई जहत है बदलती हुई दुनिया, बल्कि बदल चुकी दुनिया। यानी आप ये देखें कि मशरिक़ी वस्ता टोटली बदल गया। आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान अब एक और तब्दीली के दहाने पे खड़ा हुआ है और ये यानी बांग्लादेश से लेकर मशरिक़ बईद वहाँ भी एक तब्दीलियों की लहर चल पड़ी है। तो इस सारे अमल में पाकिस्तान और चीन का जो अलाइंस है, इक़्तिसादी अलाइंस भी है, पॉलिटिकल अलाइंस भी है और सिक्योरिटी का भी स्ट्रेटजिक अलाइंस भी है। इसको इस मामले में क्या करना है और इन मामलात ये क्या हैं? सियासत भी है, सिक्योरिटी भी है, मईशत भी है, कनेक्टिविटी भी है। ये वो एक नए बिल्कुल नए दौर के नए तकाज़ों के मुताबिक जो चीज़ें आपने तय कर रखी थी वो बिल्कुल उस तरह से आगे नहीं लेके जाई जा सकती, उनको आपने रीशेप करना है। तो ये रीशेप करने का अमल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से शुरू हुआ था और इनके फॉलो अप पे जाके मज़ीद आगे बढ़ गया है। तो अब ये जो अभी आपने ख़बर दी है ये उसकी टेप का बंद है कि अब चीन के प्रेसिडेंट को हमने इनवाइट कर लिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। असल में आपने ऑलमोस्ट अब टाइम ख़त्म कर चुके हैं, आपके पास है कुछ बात कहने की अब गुंजाइश ज़्यादा है नहीं, लेकिन असल बात यह है कि ये पूरा खित्ता यूसुफ मशरिक़ वस्ता से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा तब्दीलियों की जद में है। जो हमने अपने मनसूबे बना रखे हैं मईशत के, तरक्की के, इस्तेहकाम के और सिक्योरिटी के, उन सब को रीड्यू करने की ज़रूरत है और ये हम उस प्रोसेस में दाखिल हो रहे हैं और दाखिल हो चुके हैं। और ये जो तुर्की का मामला है, तुर्की उसका एक, अगर आप तुर्की का हम सेगमेंट देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें नया क्या होने जा रहा है। ठीक है,
अभी एक और बड़ा अहम टॉपिक भी है जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है। एक बहुत अहम इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में ये इजलास हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें से 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी गई है। ये सारा मामला कानूनी मामला है, आइनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इसको सियासत ज़दा कर दिया है और वो इसके मकसद जो इसकी असल एसेंस है उससे तवज्जो हटाकर इसको अपनी सियासत के साथ इसको जोड़ रही है। और इसी तरह हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब और जो इनके हमायत याफ्ता बाकी वकला हैं उन्होंने एहतजाज भी किया इस सारे मामले पर। ये सारा मामला क्या है, हम ये चाहते हैं कि इस पर बात करें। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आज जो इजलास हुआ ये कितना अहम इजलास था, क्यों ज़रूरत पेश कि हमें 6 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाने पड़े, ये पहले बता दीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात की तादाद है तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये है कि इसमें 8 जजेस जो हैं उनकी एक पोस्ट खाली पड़ी, काफ़ी अरसे से खाली थी, जिसकी वजह से मुकदमात में ताख़ीर और लोगों की इंसाफ तक रसाई में ताख़ीर हो रही थी। सही है। इसको ख़त्म करने के लिए 26वीं आइनी तरमीम में कुछ इक़दामात तजवीज़ किए गए और 26वीं आइनी तरमीम की रोशनी में ये पहला इजलास था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री और उनकी अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर गौर आया और इस पर फैसले किए गए। 8 जजेस की तकर्री का मामला था जिसमें 6 जजेस की तकर्री हुई है। और इसमें देखिए ये एक ऐसा फोरम है जिसमें गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिसमें पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामेंट की अपोजिशन भी बैठी हुई है और ये मुशावरत का एक बहुत बड़ा जमहूरी फोरम बन गया है। इससे पहले ये तमाम अपॉइंटमेंट जो है पार्लियामेंट्री कमेटी करती थी, लेकिन उसमें उसके फैसले जो हैं यकतरफा तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ख़त्म कर दिए जाते थे। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए और पार्लियामेंट की एक जो बालादस्ती थी उसको बरकरार रखने के लिए ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 26वीं आइनी तरमीम के तहत तब्दीली लाई गई और एक बड़ा मुशावरती फ़ोरम बनाया गया। इसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि इस मुशावरती फ़ोरम को भी उसमें रुकावटें डालने के लिए आज यहाँ पर एक सियासी सतह पर एक एहतजाज लॉन्च किया गया और इस एहतजाज की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि इनके नुमाइंदे खुद उस फोरम में बैठे हुए हैं और जब जा रहे थे इसके फोरम के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी, उनको रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा जब तक हम अपनी बात नहीं करेंगे किस तरह पता चलेगा कि हम अपनी बात करके आए हैं नहीं आए, और वो गए हैं वहाँ पे उन्होंने बात की है। यही वजह इसकी यही वो फोरम था जहाँ पर बात की जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने के लिए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फैसले जो है बदलने के लिए ये एक एहतजाज क्या, ये तो एक बिला वजह की एक गैर ज़रूरी मशक की गई, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई और ये तासुर दिया गया कि वकला जो हैं वो इस फैसले को कबूल नहीं कर रहे। हालांकि सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इन दोनों ने 2 बड़े अदारे हैं ये वकला के, इन दोनों बड़े अदारों ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये कहा था कि आप अपने फैसले करें क्योंकि पाकिस्तान में जजेस की जो कमी है उसको दूर होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट्स में भी। और ये अच्छी बात है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो फैसले करने में कामयाब हुई है, 6 जजों की तकर्रियाँ हो चुकी हैं और यकीनन इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो एक बैकलॉग है ज़ेर इल्तवा मुकदमात का उसको ख़त्म करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अच्छा साफ़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर एतराज़ क्यों कर रही है, क्यों सियासत ज़्यादा इस मामले को कर रही है जो कि आइनी कानूनी मामला है, बल्कि इस पे आम आवाम का भी फ़ायदा होगा कि जल्द उनको जो है इंसाफ मिल जाएगा। इसमें तो कोई कबाहत नहीं, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी आनी चाहिए, इस किस्म के इक़दाम करें ताकि आवाम को इंसाफ मिले बर वक्त। जी नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है। ये दरअसल जो पीटीआई की लड़ाई है वो आईन और कानून या पार्लियामान की बालदस्ती के लिए नहीं है, बल्कि एक शख्सियत परस्ती के सहर में मुब्तला एक ऐसी पॉलिसी है जिसका सिरा अब पीटीआई के हाथ में नहीं आने वाला। आप जानती है कि 2 दिन पहले ही पीटीआई ने एक नाकाम शो सवाबी में किया, आवाम ने
उनकी ज़्यादा पजीराई नहीं की। यही खिफ़त, यही गुस्सा PTI की क़यादत मिटाना चाहती है, और ये गुस्सा जो है वो आईनी और पार्लिमानी इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आपने दुरुस्त कहा, और हाफिज़ साहब ने भी इसका इआदा किया कि बेखालिसतन क़ानूनी और आईनी मामला है, और 26वीं आईनी तरामीम के बाद अपोजिशन के नुमाइंदे यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर साहब दोनों उस इजलास में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने बैठना गवारा नहीं किया और वहाँ से उन्होंने वॉकआउट किया और वकला को इश्तियाल दिलाया। उन्होंने रेड जोन में हंगामाई की और दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सियासी इदारे जो है वो कानून और आईन के बजाय सड़कों पे ज़्यादा फ़ैसले करने को तरजीह देते हैं। अब PTI का ये वतीरा है कि वो हमेशा सड़कों पे आने के लिए बेताब है, लेकिन बदकिस्मत से अब उनको सड़कों पे भी हिमायत नहीं मिल रही, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके फिर आईन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने से भी गुरेज नहीं करती। अब ये देखें जिन 6 जजों की तैनाती हुई है, मैं उन तफसीलात में अदालत के एहतराम में नहीं जाना चाहता, लेकिन माजी करीब में इसमें ऐसे शख्सियात मौजूद है जो PTI के बहुत पसंदीदा रहे हैं। इसमें अगर कोई इस तरह के लोग शामिल अगर सिर्फ पिक एंड चूज़ करना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, तो फिर तो ये प्रोसेस ही ना होता। और जिन लोगों के बारे में ये ख्याल है, हालांकि वो प्रोफेशनल जज है, उन्होंने अपने ओहदों का और अपने कलम का सही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसके बावजूद PTI इन 6 जजों की तैनाती पे कोई एतराज़ तो करे कि भाई किस जज पे आपको एतराज़ है कि वो अहल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे थोड़ा सा मसला था तो उसमें अदालत ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पंजाब पे खामोशी इख्तियार की और उसको डेफर किया। तो ये तमाम चीज़ें जो आपका सवाल है, आखिरी बात मैं ये कहता हुआ फिर डॉक्टर साहब की तरफ आप जाएंगी कि PTI का मकसद दरअसल इदारों की तहकीर और उनकी तजलील करना होता है, बाकी उनका कोई ख़ास मकसद इससे हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब वक्त कम है, मैं सवाल क्या करूं जो साफ़ी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि यही मकासद हैं जिनके तहत ये सब कुछ हो रहा है? थोड़ी सी फ़र्क है। देखिए, आज बानी PTI का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसने अदलिया पर कुल्हाड़ा चला दिया है। नहीं, असल बात यह है कि ख़ुद बानी PTI पाकिस्तान में एक ऐसी अदलिया चाहते हैं जो पाकिस्तान पे कुल्हाड़ा चला दे। कैसे? ऐसे कि मावराए आइन फैसले दे, यकतरफा ट्रैफिक चलाए, है ना। और आपने देखा है कि वो किस किस्म के फैसले थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुसलसल आइनी बहरान पैदा होते चले गए और उसके मुज़र असरात का सामना हम आज तक कर रहे हैं। ये भी कहा आज बानी PTI ने कि 142 में से 140वें नंबर पर है पाकिस्तान की अदालत। क्यों अदालत इसलिए 140वें नंबर पर है? इसलिए इस नंबर पर है कि ऐसे जजेस थे जो मावराए आइन फैसले देते थे, आम आदमी को इंसाफ मिलता नहीं था, सियासी मुकदमात चलाते थे। इस वक्त भी उनको ऐसी ही अदलिया चाहिए। उन मुज़र असलात से निमटने के लिए तो आइनी तरमीम हुई और उसके मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान स्टक ना हो जाए किसी जगह पर। ठीक है। लेकिन बानी PTI यही चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टक हो जाए, लिहाजा सड़कों पर आकर भी स्टक करने की कोशिश करते हैं, आइनी रुकावटें भी पैदा करते हैं, पार्लियामेंट से भी बाइकआउट करते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे इदारे में न बैठकर ये पैगाम देते हैं कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना खत्म हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। बड़े अहम मौजू जिस पर इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।